लकड़हारा था। एक बार 3-4 दिन से मुरली की तबीयत खराब थी। ठंड का समय था। श्याम बेटा, मुझे जरा एक कंबल ओढ़ दो और जंगल से लकड़ियां काट कर ले आओ। उन्हीं को बाजार में बेचकर कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जी पिताजी, अभी जाता हूँ। श्याम ने पिता को कंबल उड़ा दिया और जंगल में लकड़ियां काटने चला गया। उसने काफी लकड़ियां काट ली थी। तभी उसने देखा कि एक खरगोश कहीं से भागते हुए आया और उसी पेड़ के नीचे गिर गया। श्याम ने उसे अपने हाथों में उठाकर उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा और उसके शरीर को हिलाया डुलाया। खरगोश ने अपनी लाल लाल आंखें खोल दी और उसकी हथेली से कूदकर जमीन पर आ गया और तुरंत एक परी में बदल गया। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। खरगोश और परी? मैं समझा नहीं। मैं इन्हीं जंगलों में बहुत सालों से खरगोश का श्रापित जीवन बिता रही थी। आज मेरा आखिरी दिन था, परंतु एक शिकारी मेरा पीछा कर रहा था। अगर मैं उसका शिकार हो जाती और वो मुझे मार देता, इसके बाद मैं कभी भी परी रूप में वापस न आ पाती। ओह, मुझे नहीं पता था कि एक नन्हे से जीव को बचाने का इतना बड़ा इंतजाम हो जाएगा। मेरा नाम दिव्या परी है। इस डिब्बे में बहुमूल्य पंखुड़ियां हैं। अगर इसको किसी तालाब में एक चुटकी डाल दोगे, वो आम रस से भर जाएगा। ओह, ये तो बहुत अच्छा है। तालाब के आम रस को हमेशा दूसरों का उपकार करने में ही लगाना। कभी किसी का नुकसान करने के बारे में मत सोचना। इतना कहकर परी आसमान में उड़ गई। श्याम आश्चर्यचकित से उसको जाते हुए देखता रहा। फिर उसने अपनी लकड़ियां और कुल्हाड़ी उठाई और घर आ गया। उसने अपने घर के सामने वाले तालाब में डिब्बे में से निकालकर कुछ पंखुड़ियां डाल दी। देखते ही देखते वो तालाब आम रस से भर गया। पीकर देखता हूँ कि कैसा है ये आम रस। दिखने में तो साधारण ही लग रहा है। श्याम ने तालाब में से एक बाल्टी आम रस निकाला और उसे गिलास में भर कर पिया। बापू, ये तो सचमुच आम रस है। लो, इसको पीकर देखो। क्या है? क्यों इतना शोर मचा रहा है? श्याम ने गिलास अपने बापू को देते हुए कहा, आज जंगल में मुझे एक परी मिली थी। उसने पंखुड़ियां का डिब्बा दिया है। श्याम ने मुरली को पूरी बात बताई। मुरली ने भी गिलास को मुंह लगाया और आम रस गटागट पी गया। अरे, ये तो वाकई कमाल हो गया। बेटा, एक गिलास और दे दे। श्याम ने मुरली की गिलास भर दी और खुद की गिलास भी भर दी। दोनों ने दनादन 3-4 गिलास आम रस पी लिया। अब तो बहुत पेट भर गया। अब तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। बापू, मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो तबीयत भी ठीक हो गई। श्याम, चलो ये बाल्टी फिर से भरकर ले आओ और गांव वालों को भी आम रस पिलाते हैं। हाँ बापू, ये ठीक रहेगा। श्याम जल्दी से दोबारा बाल्टी भरकर ले आया। उन लोगों ने पूरे गांव वालों को आम रस पिलाया। अरे भाई, इतनी ठंड के समय आम का रस कहाँ से मिला? ऐसा स्वादिष्ट आम रस तो मैंने कभी नहीं पिया। काका, आप जितना चाहें उतना पी लीजिए। ऐसा है तो एक बाल्टी घर में भी भिजवा दे। ठीक है काका, अभी लाया। श्याम को सब लोगों को आम रस पिलाने में बड़ा आनंद आ रहा था। वो दौड़ कर गया और बाल्टी भरकर मुखिया जी से, काका, बाल्टी घर में दे दूं? दे, मैं ही देकर आता हूँ। अरे, मेरे घुटने का दर्द, मैं तो बड़ा आराम हो गया। तुम्हारे आम रस ने तो बड़ा चमत्कार कर दिया। कल भी दे जाना। ठीक है काका, मैं दे आऊंगा, पर मेरी बाल्टी दे देना। हाँ रे, अभी लाता हूँ। मुखिया के यहाँ से बाल्टी लेकर वापस आया तो शाम हो गई थी। जब घर आया तो सारे गांव वालों को आम रस बड़ा पसंद आया। कल से तुम आम रस बाजार में बेच दो, कुछ आमदनी भी हो जाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। शाम रात भर यही सोचता रहा कि कल आम रस बेचकर उसे कितने पैसे मिलने वाले हैं। सुबह उठकर उसने 2-3 बाल्टियां तालाब के आम रस से भर ली और बाजार जाकर अपना आम रस का ठेला लगा दिया। मीठा मीठा आम रस पी लो, ठंड में गर्मी का स्वाद ले लो। देखते ही देखते उनका ठेला खाली हो गया। शाम दौड़ कर जाता और तालाब से बाल्टियां भर कर ले आता। शाम होते होते बहुत पैसा आ गया। अरे श्याम, अब ठेला ले चलो, बहुत थक गए हम।
दोनों ने अपने ठेले पर सारा सामान रखा और घर चले गए। श्याम, सब कुछ तो ठीक है, पर अगर किसी को पता चल गया कि हमारे पास आम रस का तालाब है तो कहीं लोग बात का पतंगड़ ना बना दें। बाबू, उन्हें ये बताएगा कौन? तालाब में पंखुड़ियाँ डालने पर ही आम रस बनता है। हाँ, ये भी ठीक है। श्याम अब रोज अपने ठेले पर एक मटके में आमरस भर लेता और दोनों बाप बेटे उसे ठेले पर रखकर बाजार में बेच आते। एक बार जो आमरस पी लेता वो उनके ठेले पर हमेशा आने लगता। इस आमरस के कुछ तो जादू है, आमरस पीते ही शरीर में ताकत दौड़ जाती है। कई लोग तो ये भी कहने लगे कि आमरस पीते ही उनकी छोटी मोटी बीमारी भी ठीक होने लगी है। कुछ ही दिनों में उनकी आमदनी बहुत बढ़ गई थी। धीरे धीरे गर्मी के दिन आ गए, आम का मौसम आ गया, पर अभी भी उनका आम रस खूब बिकता था। एक दिन, अरे मुरली भाई, अगले रविवार को मेरी बिटिया की शादी है। मैं चाहता हूँ तुम भी अपने आम रस का एक स्टॉल लगा दो। शहरी बाबुओं ने फ्रूटी और माजा तो बहुत पिया है, लेकिन ऐसा आम रस नहीं पिया होगा। मैं स्टॉल तो लगा दूंगा, पर थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आ जाएगा। अरे पैसे की चिंता मत करो, जितना चाहिए बता दो। मुरली और श्याम ने रविवार के दिन एक बड़े से ड्रम में आमरस भरकर शादी में स्टॉल लगा दिया। बाराती घराती सब आमरस पीकर खुश हो गए। शादी के बाद मुरली को गांव की हर शादी में ऑर्डर मिलने लगे। कुछ ही महीने में उनके पास बहुत पैसे हो गए। उन्होंने अपने आमरस बेचने के लिए खूब सारे ड्रम खरीद लिए, एक पक्की दुकान बनवा ली। श्याम, अब हमारे पास काफी पैसा हो गया है, अपना घर भी पक्का करवा लेते हैं। हाँ बापू। उनका घर भी बन गया। गांव के वैद्य जी के यहाँ आजकल कोई दवा लेने नहीं आता था। मुझे इसका पता लगाना होगा कि ये आमरस कैसे बनाता है, जो इसकी दुकान से आमरस पीकर लोग बीमारियां ठीक होने का दावा कर रहे हैं। वैद्य जी ने किसी तरह पता लगा लिया कि वो लोग पास वाले तालाब से आमरस निकालकर बेचते हैं। एक दिन, आज मैं भी एक बाल्टी आमरस उसी तालाब से लेकर लोगों को दवा की शीशी में भरकर देता हूँ। उसने जैसे ही बाल्टी पानी में डुबाकर निकाली, उसकी बाल्टी में ढेर सारा कीचड़ और गंदा पानी भर गया। उसको देखते ही, ये क्या चक्कर है? ये तो बहुत गंदा पानी है। यही पानी ये लोग सबको आमरस बनाकर बेचते हैं। मैं गांव वालों को बताता हूँ। वैद्य जी जैसे ही घर की तरफ जाने की मुड़े, उनकी धोती एक पत्थर में उलझ गई और वो गिर पड़े। तभी वो जंगल वाली परी प्रकट हो गई। मूर्ख मनुष्य, तूने स्वार्थ और जलन की वशीभूत होकर तालाब में बाल्टी डुबाई। तू अब कभी किसी को दवा बनाकर देने के काबिल नहीं रहा। मुझे माफ कर दो परी रानी, मैं नहीं जानता था कि श्याम पर आपकी कृपा है। तुझे श्याम से क्षमा मांगनी होगी। जब वो तुझे अपने हाथ से आमरस पिलाएगा, तभी तू ठीक हो पाएगा। इतना कहकर परी आसमान में उड़ गई। वैद्य जी उठे तो उनके पूरे हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो गई थी। वैद्य जी भागे हुए श्याम के पास गए, उसे माफी मांगी। काका, तुमको मैं अपने हाथ से आमरस पिलाऊंगा। परी ने आदेश दिया है, उसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। श्याम का आमरस का तालाब हमेशा आम रस से भरा रहता था। उनके पास अब बहुत धन दौलत और पैसा हो गया था। रानी की मम्मी प्रतिमा और पापा किशोर के झगड़े के बाद पापा नाराज होकर कहीं चले गए थे। लगभग 6 महीने बीत गए थे, पर पापा का कहीं पता नहीं था। मम्मी, पापा कब आएंगे? मैं क्या जानूं, जब आना होगा तो आ जाएंगे। तुम जाकर पढ़ाई करो। माँ, मुझे पापा की बहुत याद आती है। मुझे भी। पापा मुझे साइंस और मैथ्स पढ़ाते थे। इस साल मेरा 10वीं का बोर्ड का एग्जाम है। उनके जाने के बाद मेरी क्लास परफॉर्मेंस बहुत नीचे गिर गई है। मेरी क्लास में सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप मुझे ट्यूशन लगवा दो। रानी, तुम जानती हो मैं एक साधारण सी नौकरी करती हूँ। जितनी तनख्वाह मिलती है उसमें घर का खर्च चलाने में ही कितनी मुश्किलें हो रही हैं। पापा थे तब बात और थी। मम्मी, आप क्यों पापा से झगड़ा करती हैं? अच्छा, मुझे बहस नहीं करनी है, तुम ध्यान लगाकर पढ़ाई करो। उसके कमरे में
बिस्तर के पास ही खिड़की थी। उस खिड़की से पूरा आसमान दिखाई पड़ता था। उसको आसमान में टिमटिमाते तारे देखना बहुत पसंद था। जब भी वह उदास होती, अपने बिस्तर पर बैठकर तारों को देखती रहती। उस दिन रानी बहुत उदास थी। रात को जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और तारों को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। नाम तो रानी है और किस्मत भिखारियों की है। काश मैं भी तारों की तरह खुले आसमान में आजादी से घूमती फिरती, ना पढ़ने की चिंता रहती और ना ही किसी चीज की। तभी उसकी नजर अपनी खिड़की पर पड़ी। उसने खिड़की का शीशा खोला तो देखा वहाँ एक छोटा सा तारा टिमटिमा रहा था। तुम कौन हो? मैं आसमान से आया एक तारा हूँ। अरे तुम मेरे पास आ जाओ ना, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। तुम्हारे घर में तो ठंड भी नहीं लगती। हम तो सारी रात ठंड में ठिठुरते रहते हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम अब से यहीं रहो मेरे पास। अरे नहीं नहीं, मुझे सुबह होने से पहले घर जाना पड़ेगा। अच्छा तुम बताओ, तुम क्यों रो रही हो? जब से मेरे पापा घर छोड़कर गए हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मम्मी मेरे लिए ट्यूशन लगवा दे। बस इसीलिए तुम इतने आंसू बहा रही थी? अच्छा ये लो नन्हा तारा, अपने पास रख लो। जब भी तुम्हें पढ़ाई में कोई परेशानी होगी, इससे पूछ लेना। ये तुम्हारी सारी समस्याएं चुटकी बजाते ही हल कर देगा। लेकिन अब कभी भी आंसू मत बहाना और इस तारे को किसी को मत दिखाना। अब मैं जा रहा हूँ। फिर कब आओगे? और ये नन्हा तारा हमेशा मेरे साथ रहेगा ना? हाँ हाँ, जब तक तुम्हारी परेशानियाँ दूर नहीं हो जाती तब तक ये तुम्हारे पास ही रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, इसे कभी भी धूप में मत रखना, वरना ये पिघल जाएगा। जब तुम मुझसे मिलना चाहोगी, इस तारे से कह देना। ठीक है, बाय बाय। तारा खिड़की से बाहर निकलकर आसमान की तरफ चला गया। रानी ने तुरंत एक डिब्बे में उस तारे को रख दिया और अपनी टेबल पर जाकर मैथ्स का काम करने लगी। रानी, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? हाँ, ये वाला सवाल मैं कितने दिनों से समझ नहीं पा रही हूँ, तुम समझा दो। चलो शुरू करो। रानी ने जैसे ही सवाल देखा, उसके दिमाग में घंटी सी बजी और तुरंत उसका आंसर उसकी आंखों के सामने आ गया। ओह नन्हे तारे, आई लव यू। कौन है? किससे बातें कर रही हो? माँ कुछ नहीं, ऐसे ही एक सवाल कर रही थी। उसका हल मिल गया था, इसीलिए अपने आप ही खुश हो रही थी। रानी अब सो जाओ, मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। रानी लाइट ऑफ कर देती है, पर जिस डिब्बे में नन्हा तारा रखा था, उसकी चमक से पूरा कमरा रोशनी से नहाया हुआ लग रहा था। उसने झट से उठकर उस डिब्बे को अलमारी में रखकर बंद कर दिया। सुबह तैयार होने के लिए अलमारी खोलते ही, रानी तुमने मुझे कैसी अंधेरी जगह पर रख दिया था? यहाँ मेरा दम घुटने लगा। मुझे जल्दी बाहर निकालो, मैं आसमान में जाकर टिमटिमाना चाहता हूँ। नहीं नन्हे तारे, अगर तुम आसमान में चले जाओगे तो सूरज की गर्मी से पिघल जाओगे। अगर जाना ही चाहते हो तो रात को चले जाना, मैं स्कूल से आऊंगी, तब हम साथ में खेलेंगे। नन्हे तारे, तुम कुछ खाओगे क्या? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं खाते, मैं इस कमरे में रहूंगा। तुम जाओ, और अगर पढ़ाई में कोई कठिनाई होगी तो आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना। तुम्हारी कठिनाइयाँ खत्म हो जाएंगी। ओके नन्हे तारे। रानी स्कूल गई तो आज वह बहुत खुश थी। रानी आओ, आज बोर्ड पर तुम ही इस सवाल को हल करोगी। जी मैम। सब बच्चे हंसने लगे, क्योंकि पिछले 5 महीनों से तो वह मैथ्स के पीरियड में छुप छुप कर बैठ जाती थी। उसने जैसे ही चौक हाथ में उठाया, पूरा सवाल हल कर डाला। अरे वाह, वेरी गुड। रानी के लिए सब बच्चे क्लैपिंग करेंगे। रानी खुशी खुशी अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसने आंखें बंद की और नन्हे तारे को धन्यवाद दिया। क्लास के बाद सारे बच्चे उसके पास आ गए और बोले, रानी मेरी दोस्त बनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दुश्मन ही कब थे। रानी इतने कठिन सवाल तुमने कैसे पल भर में हल कर लिया? सब बच्चे हंसने लगे। जब वह घर आई
तो सबसे पहले नन्हे तारे के पास गई। नन्हे तारे, आज तो कमाल हो गया। मेरी टीचर ने मुझे बोर्ड पर जो सवाल करने को कहा था मैंने फटाफट कर दिया। तुम बहुत अच्छे हो। तुम कहीं मत जाना प्लीज। रानी, तुम यही चाहती थी ना। अब तो तुम्हारी क्लास में तुम्हारी टीचर ने भी तुम्हारी बहुत प्रशंसा की और बच्चे भी तुम्हारे दोस्त बन गए। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। तुम चले जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी। मम्मी तो दिन भर घर का काम करती हैं, पापा भी नहीं हैं। इतना कहकर वह रोने लगी। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो। अगर तुम्हारे पापा आ जाएंगे तब तो तुम मुझे जाने दोगी ना? क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। रानी खुशी से झूम उठी। ओह नन्हे तारे, तुम बहुत अच्छे हो। रानी, तुम खाना खाकर अपना स्कूल का काम कर लो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रानी ने फटाफट खाना खत्म किया, फिर होमवर्क करने बैठ गई। पर आज तो उसे कोई मुश्किल नहीं आई। नन्हे तारे, अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है। लगता है तुमने कोई जादू कर दिया है। हाँ, मैं जादुई तारा हूँ ना। रानी अपनी किताब कॉपियाँ समेट रही थी, तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो मम्मी और पापा दोनों खड़े थे। पापा, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना याद किया। हाँ बेटी, मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। अब मैं आ गया हूँ हमेशा के लिए अपनी रानी बिटिया के पास। अब तो गुस्सा होकर कभी नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटी, अब कहीं नहीं जाऊंगा। रानी भागकर नन्हे तारे के पास गई और बोली, नन्हे तारे, तुमने तो चमत्कार ही कर दिया। मेरे पापा वापस आ गए। बस अब मैं जाऊं? पर तुम मुझसे मिलने आओगे ना? तुम जब भी आंखें बंद करके मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। देखो, अब मुझे मेरी माँ कहाँ भेजती है। मतलब? हाँ रानी, जो बच्चे दुखी और परेशान होते हैं उसकी मदद करने के लिए मुझे जाना पड़ता है। फिर ठीक है, मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगी। बाय बाय। रानी की सारी परेशानियों को खत्म करके जादुई तारा पल भर में ही आसमान में लुप्त हो गया।